देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इसकी शुरुआत होती है भारत में यूरोपियंस के आगमन से। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया पुर्तगाली एवं डचों के बारे में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में और देखेंगे कि किस प्रकार और क्यों आखिर एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर एकाधिकार हो गया और उस वक्त मुगलिया सत्ता कैसे इतनी कमजोर हो चुकी थी और मुगलिया सत्ता के भी जो एक बादशाह थे औरंगजेब, उनके सामने जब अंग्रेज गिड़गिड़ाए तो यदि उन्हें वो माफी न देते तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। इन सभी प्रश्नों पर आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। देखिएगा, यूरोपियंस में सबसे पहले जो भारत आया था वो था वास्को डी गामा। वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था और उसके बाद लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार पर एकाधिकार रहा। अंग्रेजों को उस समय तक भारत आने वाले मार्ग का, समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं था, लेकिन 1578 ईस्वी में एक घटना घटती है कि एक नाविक था ब्रिटेन का जिसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। और यह नाविक जो पुर्तगाली जहाज भारत से यूरोप लिस्बन जा रहा था, अर्थात पुर्तगाल जा रहा था, उसे सर फ्रांसिस ड्रेक ने लूट लिया और उस जहाज से इसे भारत आने वाले मानचित्र का पता चला, अर्थात भारत आने वाले रास्ते का मानचित्र मिला इसे। और ये मानचित्र मिलने के बाद ब्रिटेन के लोग भारत आए थे। 16 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित हुई थी। इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसे क्या स्थिति थी उस वक्त, उसकी बात करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में हम इस डायग्राम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद भी होगा। और यदि लास्ट क्लास आपने नहीं ली है तो आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है इसे क्रमशः पढ़ा जाता है। फर्स्ट क्लास अटेंड करने के बाद सेकंड क्लास आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और इतिहास विषय का जो पार्ट है, आधुनिक भारत का इतिहास, सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। भारत में पुर्तगाली डचों के बाद अंग्रेजों के बारे में हम आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। क्या स्थिति थी उस वक्त जब अंग्रेज भारत आए थे, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो था मिल्डन हॉल, 1599 ईस्वी में। और उस वक्त मुगल बादशाह अकबर थे, इनके शासनकाल में यह भारत आया था। कहें तो यह 16वीं सदी का आखिरी साल था। उस वक्त दुनिया के कुल 1/4 माल का जो उत्पादन है वो भारत में हुआ करता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत हुआ करती थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन थे, जिन्होंने ब्रिटेन को व्यापारिक क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया था। अब इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन के लोगों ने, कुछ व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी स्थापित की। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी स्थापित की गई। तो एक कंपनी थी पहले से मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से, प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। और इसी की एक सहायक कंपनी के रूप में, अनुषंगी कंपनी के रूप में वर्ष 1599 ईस्वी में एक दूसरी कंपनी स्थापित की जाती है, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिसे हम जानते हैं। और इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम है वो है द गवर्नर्स
चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह पूरा नाम है और पहले यह किस नाम से जानी जाती थी? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इस कंपनी में कुल शेयर होल्डरों की जो संख्या थी वो 217 थी। 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हो चुकी थी। फिर क्या होता है कि इन देशों में व्यापार करने के लिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए इस कंपनी ने यहाँ की जो महारानी थी इंग्लैंड की, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, और उनसे अनुमति लेते हैं, एक आदेश पत्र जारी करवाते हैं, एक चार्टर जारी करवाते हैं। और इस आदेश पत्र में क्या था कि जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनमें व्यापार करने का एकाधिकार सिर्फ हमें ही मिले, विशेषाधिकार मिले हमें यहाँ व्यापार करने के। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक आदेश पत्र अर्थात एक चार्टर के माध्यम से इन पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का क्या दिया? एकाधिकार दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इन देशों में व्यापार नहीं कर सकती, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। और ये जो अधिकार प्रदान किया गया था ये सिर्फ 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था शुरुआत में। कालांतर में दूसरे आदेश पत्र के माध्यम से इसकी समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। और फिर किस तरह से भारत आती है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आती है, ये सब हम बातें करेंगे। क्या होता है देखो, जब हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि जब पुर्तगाली भारत आए थे तो इन्होंने सबसे पहले अरब के व्यापारियों से, तुर्कों से, यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे इनसे युद्ध लड़े, इनसे भिड़ गए ये लोग, अर्थात अपनी छवि को इन्होंने खराब किया और लड़कर के व्यापार पर अधिकार किया। लेकिन अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अंग्रेज बिल्कुल शांत तरीके से भारत आए। उन्होंने यहाँ के व्यापारियों से संधि की। यहाँ के जो दरबार थे, केंद्रीय सत्ता अर्थात मुगल दरबार, उसमें अपने दूतों को भेजा। वहां से अनुमति लेने के बाद इन्होंने व्यापार प्रारंभ की। तो बिल्कुल चेंज था इनका जो व्यापार करने का तरीका था पुर्तगालियों से। देखिएगा, उस वक्त सत्ता में मैंने बात की, अभी अभी बताया भी आपको, जो इंग्लैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूरोपीय महाद्वीप में, ये यहाँ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिसे वर्तमान में हम जानते हैं। इंग्लिश चैनल के माध्यम से यूरोप से जुड़ा हुआ है, बाकी इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। तो यहाँ पर जब ये कंपनी स्थापित हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तब यहाँ पर जो रानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हुई और रानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। भारत में उस वक्त सत्ता किसकी थी? मुगले सत्ता पे जो बादशाह थे वो थे अकबर, मुगल बादशाह अकबर भारत में थे। और यहाँ पर पुर्तगाली पहले से आ चुके थे, डच भी यहाँ पर आ चुके थे। ये हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी इनके बारे में। तो क्या होता है कि जब कंपनी स्थापित हुई है 1600 ईस्वी में, ध्यान से समझना एक एक चीज को, और रानी कौन हो उस वक्त? एलिजाबेथ प्रथम, और भारत में मुगल बादशाह अकबर है। वर्ष 1601-2 के लगभग 1-3 में ये जो कंपनी स्थापित हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे पहले भारत नहीं आती है स्थापित होने के बाद। ये सबसे पहले आती है इंडोनेशिया। कहां पर आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? सबसे पहले भारत में आकर के इंडोनेशिया आती है 1601-3 के बीच में इंडोनेशिया आई, और इंडोनेशिया में सुमात्रा में वेंटम नामक स्थान पर अपनी कोठी स्थापित की। सुमात्रा में वेंटम नामक स्थान पर अपनी कोठी स्थापित की, और उसके बाद ये लोग भारत आते हैं। तो क्या होता है देखो कि 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनका देहांत हो जाता है एलिजाबेथ प्रथम का 1603 ईस्वी में, ध्यान से समझना। और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ के जो राजा बनते हैं वो बनते हैं जेम्स प्रथम। 1603 में इनकी मृत्यु हो गई, कंपनी पहले स्थापित हो चुकी है इनके शासनकाल में, और इनके बाद राजा कौन बन रहे हैं इंग्लैंड के? जेम्स प्रथम। ठीक है,
इधर मुगल बादशाह अकबर थे और मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है और मुगल बादशाह अकबर के बाद यहाँ के जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? जहांगीर बनते हैं, इन्हीं के बेटे। तो इधर जेम्स प्रथम शासक बन गए और इधर जहांगीर। लेकिन उस वक्त क्या था कि संचार के साधन इतने डेवलप तो थे नहीं, नहीं पता रहता था कौन है सत्ता में। तो जेम्स प्रथम जब शासक बने तब उन्हें तो यही 1603 में जेम्स प्रथम शासक बन गए। 1605 जेम्स प्रथम जब शासक बने तब भी मुगल बादशाह अकबर ही थे यहाँ पर, क्योंकि 1605 में इनकी मृत्यु होती है। 2 साल बाद ये मरे थे इनके शासक बनने की। तो क्या होता है, जेम्स प्रथम को तो यही लगता था कि जो भारत में सत्ता है वो किनके हाथ में है? अकबर के हाथ में है। भारत में मुगल बादशाह कौन है? अकबर ही है। तो जेम्स प्रथम ने अपना एक दूत भेजा और अकबर के नाम का लेटर लिखा, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि थे और इनको भारत भेजा जाता है मुगल दरबार में। कैप्टन हॉकिंस को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इन्हें फारसी भाषा का, बहुत सारी भाषाओं का अच्छा नॉलेज था, फारसी का, तुर्की का, अंग्रेजी तो चलो इन्हें आती थी, तो इन्हें इसीलिए चुना गया था। एक अच्छे द्विभाषीय थे, इम्प्रेस करने में माहिर थे लोगों को, वाकपटु थे एक अच्छे, और इन्हें भारत भेजा गया था। और जब भारत इन्हें भेजा गया था तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे और भारत के सूरत बंदरगाह पर रुके थे। अगस्त 1608 ईस्वी में ये सूरत बंदरगाह पहुंच जाते हैं भारत में। और जब ये यहाँ इंग्लैंड से आए थे तो ये मुगल बादशाह अकबर के नाम का पत्र लेकर आए थे। मुगल बादशाह अकबर के नाम का लेटर लेकर आए थे, क्योंकि इंग्लैंड के जो शासक थे जेम्स प्रथम, उन्हें इस बात का नॉलेज नहीं था कि भारत में सत्ता परिवर्तित हो चुकी है। क्योंकि 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर का देहांत हो जाता है और उसके बाद जो बादशाह बनते हैं वो जहांगीर बनते हैं। इस बात का उन्हें नॉलेज नहीं था, उस वक्त संचार के साधन इतने डेवलप हुए ही नहीं थे। तब किसका लेटर लेकर आते हैं? मुगल बादशाह अकबर के नाम का लेटर लेकर आते हैं। और बाद में सूरत से ये यहाँ पर आगरा आते हैं और आगरा में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। यहाँ उपस्थित होने के बाद जहांगीर से सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति लेते हैं और इन्हें अनुमति मिल भी जाती है। शुरुआत में 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं ये लोग अंग्रेज। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने इस बात का विरोध किया और इन्होंने, पुर्तगालियों ने सूरत के व्यापारियों से भी, सूरत के जो स्थानीय व्यापारी थे उनसे भी इस बात का विरोध करवाया और मुगल बादशाह जहांगीर पर दबाव बनवाया। फिर जहांगीर ने क्या किया, इनसे अनुमति वापस ले ली, तो इसका जो निर्माण कार्य था बंद कर दिया गया। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की, तो वो सूरत आएगा 1608 ईस्वी में। बाद में निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है यहाँ का। कोठी क्या होती है? एक तरह से एक व्यापारिक केंद्र होता है, जिसे हम फैक्ट्री भी कहते हैं, कि प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, या कोठी कहीं, कुछ भी कह सकते हो, व्यापारिक केंद्र कह सकते हो। ये कोई कारखाना नहीं होता था। तो क्या होता है कि ये भी आप ध्यान रखें थोड़ा कि हॉकिंस फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे, इसीलिए इनको भेजा गया था, क्योंकि जो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो भी कौन सी थी? फारसी ही थी। वर्ष 1611 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी एक कोठी स्थापित कर ली थी। पूर्वी तट पर जो एक कोरोमंडल तट है यहाँ पर भी अपनी एक कोठी स्थापित कर ली थी। और दक्षिण भारत की प्रथम व्यापारिक कोठी थी मसूलीपट्टनम में की। तो ये दोनों आप याद रखें। 1611 में एक घटना और घटती है कि 1611 में अंग्रेजों की और पुर्तगालियों के आपस में झड़प हो जाती है। और अंग्रेजों की और पुर्तगालियों के आपस में झड़प होने में इनकी झड़प हुई थी स्वाली होल, एक स्थान है सूरत में, वहां पर दोनों की जहाजी बेड़ों की आपस में झड़प होती है।
तो अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो किया था कैप्टन मिडलेटन और कैप्टन बेस्ट ने। इन दोनों ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को बिल्कुल बुरी तरह से पराजित किया और इस घटना से मुगल बादशाह जहांगीर प्रभावित हुए और उन्होंने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी। देखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर हैं, इन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक तो क्या कहा, दो उपाधियां दी। एक तो दी इंग्लिश खान की उपाधि दी ने, कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश खान कहा। और दूसरा, इन्हें 400 का मनसबदार बनाया। 3 वर्षों तक ये जहांगीर के दरबार में रहे थे। तो ये सब फैक्ट्स आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला शिष्टमंडल आता है वो आता है सर थॉमस रो के नेतृत्व में, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में असफल रहे। फिर अगला शिष्टमंडल सर थॉमस रो के नेतृत्व में आता है इंग्लैंड से। 1615 ईस्वी में यह आया था और ये जहांगीर से, मुगल बादशाह जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करते हैं। इनके दरबार में पेश हुए थे 1615 ईस्वी में, क्योंकि आपको पता है उस वक्त 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने अजमेर में अपना दरबार लगा रखा था मेवाड़ रियासत को अपने अधीन करने के लिए। और उस वक्त मुगल मेवाड़ संधि भी होती है 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं मुगल दरबार में और क्या रहते हैं, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल होते हैं। लेकिन इससे पहले उस वक्त गुजरात के जो गवर्नर हुआ करते थे वो थे खुर्रम, जिन्हें हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। तो खुर्रम ने उस वक्त इनको, अंग्रेजों को, कुछ व्यापारिक रियायतें प्रदान कर दी थी। बस उन्हीं का अनुमोदन किसने किया था, जहांगीर ने किया था। तो ये भी आप सब ध्यान रखें। अब इसके बाद ये लोग सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित हो चुकी है, मसूलीपट्टनम में स्थापित हो चुकी है और इसके बाद वर्ष 1622-23 ईस्वी तक अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया इन लोगों ने। भड़ोच गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में और आगरा, यहाँ भड़ोच है, बड़ौदा है, आगरा है, अहमदाबाद है, ये सभी के सभी केंद्र उस वक्त सूरत व्यापारिक कोठी के अंतर्गत आया करते थे। सूरत उस वक्त व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। और इधर पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में कोठी स्थापित हो चुकी थी और ये पूर्वी तट के जितने भी जो कोठियां थी, व्यापारिक केंद्र थे, वो मसूलीपट्टनम के अंतर्गत आते थे। अब आगे क्या होता है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। गोलकुंडा यहाँ पर आप देखिएगा मैप में, भारत के पूर्वी तट पर, वर्तमान में आंध्र प्रदेश। तो गोलकुंडा के उस वक्त शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन्होंने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसे हम सुनहरे फरमान के नाम से जानते हैं इतिहास में। और ये फरमान क्या था, ये फरमान ये था कि इन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भाई आप हमें 500 पैगोडा सिक्के वार्षिक दे दीजिए, 500 पैगोडा सिक्के हमें वार्षिक दे दीजिए और इसके बदौलत आप हमारे इस क्षेत्र में, गोलकुंडा में, बिना किसी रोक टोक के व्यापार कीजिए। तो ये अनुमति इन्हें मिल चुकी थी अंग्रेजों को वर्ष 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इनको क्या जारी किया, एक सुनहरा फरमान। किसके बदले, 500 पैगोडा सिक्कों के बदले, कि आप इस क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आए कि पैगोडा सिक्के क्या थे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पैगोडा क्या है, एक सोने का सिक्का, एक चांदी का, तांबे का। तो पैगोडा एक जो सिक्का था, ये स्वर्ण सिक्का था, सोने का एक सिक्का था और ये सिक्का पुलिकट में ढलता था। पुलिकट में एक किला हुआ करता था, गोल्ड्रिया किला, और पुलिकट उस वक्त जो केंद्र था वो डचों का था। तो ये डचों का एक सिक्का था जो कि गोल्ड्रिया किले में ढलता था और इस सिक्के को मुगलों ने अपने साम्राज्य में अनुमति दे रखी थी, तो ये सिक्का अपने यहाँ चलता था। तो इन 500 पैगोडा सिक्कों के बदले अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को गोलकुंडा क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी।
देखिएगा, इन चीजों से आप ये समझिएगा कि धीरे धीरे अंग्रेज कैसे सत्ता पर कायम हो रहे हैं, कैसे अपने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं, उन पे मजबूत पकड़ बना रहे हैं। देखिए, इसके बाद क्या होता है, वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास की स्थापना होती है। मद्रास की स्थापना कैसे हुई ये भी समझिएगा। मद्रास उस वक्त जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ दक्षिण भारत में आपको मैप में दिखाई दे रहा है विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक रियासत आया करती थी, चंद्रगिरी रियासत। चंद्रगिरी रियासत आया करती थी, और चंद्रगिरी रियासत का एक छोटा सा गांव था चेन्नई। चेन्नई गांव था उस वक्त, और ये जो चेन्नई गांव है, ये इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से क्या ले लिया, लीज पर ले लिया। अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से चेन्नई गांव लीज पर ले लिया 12,000 रुपए वार्षिक के बदले। और यहाँ चेन्नई गांव लीज पर लेने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की। देखिएगा, उस वक्त ये इतने डेवलप नहीं थे ये क्षेत्र। अंग्रेजों ने स्थापना की इसकी भी, देखो मद्रास की स्थापना वर्तमान में जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। बंबई की स्थापना, बंबई में एक बंदरगाह, बंबई शहर की स्थापना अंग्रेजों ने की है। उस वक्त जो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था तो वो सूरत हुआ करता था। तो इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, चेन्नई गांव लीज पर लेने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की, एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, और वो फैक्ट्री स्थापित करने के बाद यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया, और उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किले का यहाँ पर निर्माण करवाया 1640 ईस्वी में, और इस किले के आसपास इस शहर को बसाना शुरू किया, मद्रास शहर को। और कहा जाए तो वह भारत में कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किलेबंद उपनिवेश था, यानी सबसे पहले किला इन्होंने यहीं पे बनाया था, मद्रास में। और इस मद्रास के अंतर्गत ही, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंतर्गत ही, जो पूर्वी तट की जितनी भी अंग्रेज बस्तियां थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की तक की, वो सब इसके अधीन कर दी गई थी वर्ष 1658 ईस्वी में। तो आप देखना कि अब एक केंद्र स्थापित हो चुका है पूर्वी तट पर, और उसका नाम क्या है। भारत में अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र थे, जैसे एक कलकत्ता है, मद्रास है दक्षिण भारत में, और पश्चिमी तट की हम बात करें तो बंबई हुआ करता था। कैसे इनकी स्थापना हुई है, कैसे प्रमुख केंद्र बने, यहां तक हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले देखो, मद्रास की स्थापना हो चुकी है, इन्होंने मद्रास की स्थापना की, और इसके जो संस्थापक थे, वास्तुकार थे, वो थे फ्रांसिस डे। मद्रास के संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस डे। मद्रास की स्थापना हो चुकी है, और इस तट की, पूर्वी तट की जितनी भी अंग्रेज बस्तियां थी वो किसके अंतर्गत आ चुकी हैं, किसके नियंत्रण में आ चुकी हैं, मद्रास के अंदर की। ध्यान रखें, अभी तक पश्चिमी तट का क्या हाल है, पश्चिमी तट है, उस पर जितनी भी अंग्रेज बस्तियां थी वो सूरत के नियंत्रण में थी। अभी तक बंबई शहर की स्थापना नहीं हुई है, न कलकत्ता की हुई है, सिर्फ एक केंद्र बना है सबसे पहले, कौन सा, मद्रास। और यहाँ पर इन्होंने किला भी बना लिया है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। इसके बाद वर्ष 1651-52 ईस्वी में बंगाल में हुगली नामक स्थान पर एक कोठी स्थापित की इन लोगों ने, और उस वक्त बंगाल के जो सूबेदार थे शाह सुजा, उन्होंने इन्हें इनवाइट किया था बंगाल में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने हुगली में अपनी एक कोठी स्थापित की, और ये कोठी स्थापित की थी ब्रिजमैन ने, अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन ने यहाँ पर कोठी स्थापित की। यहाँ पर कोठी स्थापित करने के बाद इन्होंने कासिम बाजार में अपना केंद्र बनाया, बंगाल में ही, राजमहल में और पटना बिहार में अपना केंद्र बनाया। इसके बाद 1651-52 तक हुगली में कोठी स्थापित हो चुकी है, मद्रास में, सूरत, ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो आगे। इसके बाद 1661 ईस्वी में क्या होता है देखना, देखो पुर्तगाली है वो धीरे धीरे पिछड़ने लग जाते हैं, और यूरोप में भी पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो रहा था, पिछड़ते जा रहे थे अंग्रेजों के मुकाबले। तो पुर्तगाली क्या करते हैं कि इनकी एक राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाली अपनी राजकुमारी कैथरीन का जो विवाह है वो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनके साथ करते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है,
और ये विवाह करने के बाद अब तक जो केंद्र मुंबई केंद्र जो पुर्तगालियों का केंद्र हुआ करता था, 1661 में मुंबई क्या है पुर्तगाली अंग्रेजों को दे देते हैं दहेज में। तो किसको दहेज में दे दिया? विवाह होने के पश्चात पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। फिर आगे चलकर 1668 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को अंग्रेजों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1687 ईस्वी में इसको अपना प्रमुख केंद्र बनाती है, क्योंकि यहाँ के जो उस वक्त गवर्नर बन के आए थे गेराल्ड ओंगियार, इन्होंने उस वक्त यहाँ पर एक बंदरगाह की स्थापना की मुंबई में और यह शहर बसाना स्टार्ट किया। मुंबई शहर को बसाना स्टार्ट किया बंदरगाह स्थापित करके यहाँ पर। तो इसके जो संस्थापक हैं मुंबई शहर के वो हैं गेराल्ड ओंगियार, और इन्हीं को यहाँ का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। और यह 1687 में प्रमुख केंद्र बन जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? पश्चिमी तट का। अब तक देखो, अब ध्यान देना इस चीज पर, अब तक पश्चिमी तट का प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता था? सूरत। सूरत के अंतर्गत आते थे सभी की सभी चीजें जो बताया मैंने, बड़ौदा है, बड़ोच है, अहमदाबाद है, ये सभी सूरत केंद्र के अंतर्गत आया करते थे। लेकिन 1687 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रमुख केंद्र किसे बना लेती है? पश्चिमी तट पर मुंबई को। और ये सभी बस्तियां, अंग्रेज बस्तियां किसके अंतर्गत आने लगी है? मुंबई। देखो, अंग्रेजों के 3 केंद्र थे, कौन कौन से? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। अब क्या है कि इन तीनों केंद्रों में 2 की स्थापना हो चुकी है। एक मद्रास की हमने देख ली, और मद्रास के बाद मुंबई। मद्रास किस तट पे? पूर्वी तट पर, कोरोमंडल तट पर, सभी अंग्रेज बस्तियां उसके नियंत्रण में। पश्चिमी तट की सभी अंग्रेज बस्तियां किसके नियंत्रण में? मुंबई केंद्र के नियंत्रण में। तो 2 की स्थापना हो चुकी है। अब हम आगे कलकत्ता की बात करेंगे, कलकत्ता कैसे स्थापित होता है। अब इसके बाद जो घटना घटी थी वो भारत के इतिहास को बदलने वाली एक घटनाओं में से एक थी। क्या थी? देखिएगा, वर्ष 1686 ईस्वी में, इस वक्त भारत पर मुगलिया सत्ता पर औरंगजेब आलमगीर कायम थे, जो कि भारत के छठे मुगल बादशाह थे, एक शक्तिशाली मुगल बादशाह थे। इनके साम्राज्य की जो सरहदें थी वो भी 12.5 लाख वर्ग मील में फैली हुई थी, और दुनिया की 1/4 आबादी पर इनका शासन था, या कहें तो 15 करोड़ लोगों पर इनका शासन था। भारत उस वक्त विश्व की प्रमुख जीडीपी वाले देशों में शामिल था। उन दिनों क्या होता है कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। देखिएगा, उस वक्त जो मुगल थे वो बहुत बड़ी शक्ति हुआ करते थे, और उनसे इस वक्त टकराने की हिम्मत में नहीं थे। एक तरह से अंग्रेज, इतनी हिमाकत उनकी नहीं होनी चाहिए थी कि वो मुगलों से टकरा सके इस वक्त। तो क्या होता है, यही एक गलती कर बैठते हैं अंग्रेज कि सर जॉन चाइल्ड हैं या जोजोया चाइल्ड हैं, इन्होंने एक आदेश दिया। पहले तो क्या होता है कि ये होता है कि जो अंग्रेज हैं वो मुगल बादशाह से कुछ और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरंगजेब अनुमति नहीं देते हैं। तब अंग्रेज थोड़े खफा हो जाते हैं इनसे। तब सर जॉन चाइल्ड ने आदेश जारी किया कि जितने भी मुगल जहाज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यदि गुजरते हैं तो उन्हें रोका जाए और उनसे लूटपाट की जाए। तो अंग्रेजों ने मुगलिया जहाजों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में रोक करके उनसे लूटपाट की।
और जितनी भी अंग्रेज बस्तियां थी उनके आसपास जो भी मुगल ठिकाने हुआ करते थे, मुगल चौकियां थी, उनको इन लोगों ने लूटा, लूटपाट की उनके साथ भी अंग्रेजों ने। जब यह बात औरंगजेब आलमगीर को पता चलती है तो उनके लिए है एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक तरह से उनकी सत्ता पर एक चुनौती थी कि एक छोटी सी कुछ लोगों का समूह उनके साथ ऐसा कर सकता है। तब उन्होंने एक सीदी याकूत के नेतृत्व में, सेनापति सीदी याकूत या अलबहर सीदी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। सभी अंग्रेज ठिकानों से, सभी अंग्रेज बस्तियों से, जितने भी इनके केंद्र थे अंग्रेजों के भारत में, उनसे इनको खदेड़ा गया, पूरी तरह से इनको खदेड़ा गया उन केंद्रों से। और ये लोग यहाँ से भारत छोड़ भग जाते हैं, यहाँ से इन केंद्रों से भग करके एक द्वीप था फोल्टा द्वीप, अंग्रेज यहाँ से अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ करके फोल्टा द्वीप पर आकर शरण ले लेते हैं। और सीदी याकूत ने बंबई तट है उसकी पूरी तरह से किलेबंद यानी घेराबंदी कर ली। अंग्रेज बंबई में इनका जो केंद्र हुआ करता था मुंबई में, उसमें छिप जाते हैं, एक तरह से उस किले में छिप जाते हैं लोग। और उस किले की घेराबंदी किसने कर ली? सीदी याकूत ने। अब क्या होता है कि सीदी याकूत, मुगल सेनापति सीदी याकूत यदि चाहते तो इन्हें एक सप्ताह भर में इन्हें यहां से बाहर निकाल सकते थे इस किले से, क्योंकि ये नामात्र के थे अंग्रेज इनके सामने, मुगलों के सामने। लेकिन क्या हुआ कि मुगल चाहते थे कि अंग्रेज इनके सामने आत्मसमर्पण करें बिना किसी शर्त के। तो लगभग कहते हैं 6, 7, 8 महीने तक ये घेराबंदी रही। तब अंग्रेजों के सामने कोई और ऑप्शन बचा नहीं, किले में रसद खत्म हो चुका था, पानी की समस्या थी, एक संक्रमण फैल गया था, रोग फैल गया था, और उस रोग की वजह से बहुत सारे अंग्रेज मारे जा रहे थे। कुछ अंग्रेज यहां से भग करके उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तब ऐसी घटनाएं जब घटने लगी, तब अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कुछ बचा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि अपना एक प्रतिनिधि भेजा अंग्रेजों ने, और जो अंग्रेज प्रतिनिधि था उसका नाम था सर जोब चारनाक। सर जोब चारनाक मुगल दरबार में आते हैं, औरंगजेब के सामने घुटनों के बल बैठते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए अंग्रेजों को, और आपने जो उनका लाइसेंस है व्यापार करने का, उसको फिर से आप बहाल करें। मुगल बादशाह कुछ समय तक तो इन्हें अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की वजह से इन्हें फिर से अनुमति मिल जाती है व्यापार करने की। और इस तरह से मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन पर नामात्र का, एक तरह से कहें उस वक्त जो हर्जाना लगा था 1.5 लाख रुपए, इनसे 1.5 लाख रुपए लेकर के, युद्ध हर्जाना लेकर के, और इन पर कुछ शर्तें लगा करके अंग्रेजों को उस वक्त माफ कर दिया। और यदि इस वक्त ये माफ नहीं करते तो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इस हिमाकत पर अगर औरंगजेब अंग्रेजों को भारत से जाने का फरमान सुनाते तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ अलग ढंग से लिखा जाता। उस समय मुगलों ने और अंग्रेजों की इस भूल को बेहद कमतर आंका, जो बाद में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना और अंग्रेजों को भारत में शासन करने का मौका हासिल हुआ। इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो इसे आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 1698 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना होती है। और कलकत्ता शहर की स्थापना कैसे हुई, इन सब की भी हम बात करेंगे। अब क्या होता है, उस वक्त बंगाल के जो सूबेदार थे उनका नाम था अजीमुस शान। अजीमुस शान
बंगाल के सूबेदार थे और उन्होंने अंग्रेजों को 3 गांव थे, एक तो सूतानाटी, कोलिकाता और गोविंदपुर, इनकी जमींदारी दे दी। इनकी जमींदारी के लिए इन्होंने बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन ने अनुमति दे दी और ये जमींदारी इनको मिली थी अंग्रेजों को इब्राहिम खां से। उस वक्त यहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे ये उन्हीं के अंतर्गत आया करते थे। 3 गांव सूतानाटी, कोलिकाता और गोविंदपुर इब्राहिम खां के, और इब्राहिम खां ने यह जमींदारी किनको सौंप दी? अंग्रेजों को सौंप दी इन गांवों की। भाई राजस्व वसूल, जमींदारी का मतलब क्या? इन गांवों से राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसे सौंप दी? अंग्रेजों को। क्योंकि यहाँ पहले जो जमींदार हुआ करते थे, जो राजस्व वसूली का काम करते थे, उन्होंने बगावत कर दी थी। तो अंग्रेजों को कैसे सौंपी? भाई 12,000 रुपए अंग्रेज वार्षिक रूप से बंगाल के नवाब को देंगे, बंगाल के सूबेदार को देंगे, और उसके बदले वो यहाँ से कैसे भी राजस्व वसूल करें। तो ये 3 गांव किसके अंतर्गत आ चुके थे? अब सूतानाटी, कोलिकाता और गोविंदपुर किसके अंतर्गत किनके अंडर में आ चुके थे? अंग्रेजों के अंडर में आ चुके थे। ठीक है भाई। अब क्या होता है, जो अंग्रेज अधिकारी इस वक्त यहाँ पर जो आया था वो था जोब चारनाक। जोब चारनाक एक अच्छे वास्तुकार भी थे, और जोब चारनाक ने कोलिकाता है यहाँ पर एक किला बनाया। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने एक किला बनाया, फोर्ट सेंट विलियम, जो आप देख रहे हैं इस पिक में। फोर्ट सेंट विलियम नाम से किला बनाया, और इस किले के आसपास इन्होंने इस शहर को बसाना स्टार्ट किया। और फिर इन तीनों गांवों से मिलकर ही किसका निर्माण हुआ था? कलकत्ता का। वर्तमान में जो कलकत्ता है वो इन तीनों गांवों से ही बना है, मिलकर के बना है। और यहाँ पर एक किला बनाया, कौन सा? फोर्ट सेंट विलियम के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जोब चारनाक। और इसका जो कलकत्ता शहर का प्रथम गवर्नर जिसे बनाया गया वो था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर को प्रथम गवर्नर बनाया गया था। अब इस तरह से कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी बन चुकी है। मैंने बताया अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र थे पूरे भारतवर्ष में। एक तो मद्रास हमने पढ़ लिया अभी पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर मुंबई, और एक कौन सा बन गया है? बंगाल। और बंगाल में कौन सी जगह? कलकत्ता। अंग्रेजों के तीसरा प्रमुख केंद्र बन चुका है। अब क्या होता है, सन 1700 ईस्वी में बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र कर दिया गया। मैंने बताया कि पूर्वी तट की जो अंग्रेज बस्तियां थी वो सभी किसके अंतर्गत आती थी? किसके नियंत्रण में आती थी? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। लेकिन सन 1700 ईस्वी में बंगाल को अलग कर दिया गया, यानी कलकत्ता को अलग कर दिया गया। तो इस तरह से कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है, सन 1717 ईस्वी में एक अंग्रेज प्रतिनिधि दल मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार में उपस्थित होता है। यह जो अंग्रेज प्रतिनिधि दल था जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत आया था सन 1715 ईस्वी में। और इनमें थे एक विलियम हैमिल्टन जो कि एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे। एक था ख्वाजा सेहूद, ये एक द्विभाषीय थे। तो ये लोग भारत आते हैं सन 1715 ईस्वी में, और 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार में उपस्थित होते हैं। इस वक्त जब ये दरबार में आए थे तब बादशाह एक जानलेवा घाव से पीड़ित थे। एक तरह से कहें तो इनके शरीर पर एक फोड़ा हो रखा था, और इन्होंने इसका बहुत सी जगह इलाज करवाया, बहुत से, लेकिन किसी से भी इनको इस आराम नहीं मिला। तब क्या होता है, जो हैमिल्टन हैं ये इस फोड़े का इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं इसकी, और जल्दी ही बादशाह क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। इसका इलाज होने के बाद बादशाह इतने खुश हुए कि बादशाह ने इन्हें बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान कर दी। कौन कौन सी रियायतें इनको प्रदान की अंग्रेजों को, वो देखिएगा। एक तो ये थी कि आप बंगाल में, जो बंगाल क्षेत्र है, इसमें आप बिना किसी टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। अर्थात आप हमें 3,000 रुपए वार्षिक दे दीजिए और उसके बाद आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना, आप बंगाल में, पूरे बंगाल में आप व्यापार कीजिए। और इन्होंने कहा कि कलकत्ता है, इसके आसपास के 38 गांवों की जमींदारी खरीदने का भी आपको अधिकार दिया जाता है।
कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों की जमींदारी खरीदने का अधिकार। अर्थात जमींदारी खरीदने का मतलब ये है कि आम जनता से, जो किसानों से जो राजस्व वसूल किया जाता था, तो वो जो राजस्व जमींदार वसूल करता था, अब इन्होंने वो राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? अंग्रेजों को सौंप दी है 38 गांवों की। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, सूरत में भी आप बिना किसी टैक्स दिए व्यापार कर सकते हो। 10,000 रुपये वार्षिक सालाना के बदले, 10,000 रुपये वार्षिक के बदले आप सूरत में भी कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। देखो, 3,000 रुपये बंगाल में और 10,000 रुपये सूरत में वार्षिक। क्यों? मैंने बताया था उस वक्त सूरत बहुत बड़ा केंद्र था, एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इसलिए बंगाल इतना डेवलप नहीं हुआ था सूरत के मुकाबले। दूसरा कि तीसरा एक पॉइंट ये भी था कि बॉम्बे टकसाल है, बॉम्बे में टकसाल में जो सिक्के ढलते हैं ब्रिटिशों के, ब्रिटिश सिक्के, उन्हें मुगल साम्राज्य में अनुमति दे दी गई। तो ये सब पॉइंट्स थे, ये सब इन्हें व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने, जो कि अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए एक इतिहासकार हुए हैं ऑम्स नाम से, और उन्होंने अंग्रेजों के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके इतिहास का इस घटना को मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा क्या है? देखो, मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र है, एक दस्तावेज है जिसमें अधिकार प्रदान किए गए थे। ये जो दस्तावेज है, जो अधिकार पत्र है, ये 15 जून 1215 की घटना है। 15 जून 1215 को पश्चिमी लंदन में थेम्स नदी के किनारे एक गांव जगह थी रनीमीड नाम से, रनीमीड नामक एक जगह थी। वहां पर ब्रिटेन के जो राजा थे उस वक्त, राजा किंग जॉन, और उनके जो सामंत थे, सामंतों को उस वक्त ब्रिटेन में कहा जाता था बेरन, उनके जो सामंत थे उनके बीच एक सहमति बनी थी, एक दस्तावेज था जिसमें सामंतों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, और यहां औपचारिक रूप से तय किया गया था कि भाई कानून ही सर्वोच्च है, राजा को भी उसके अंतर्गत रहकर ही काम करना पड़ेगा। 4,000 शब्दों के इस दस्तावेज में पहली बार औपचारिक रूप से कहा गया था कि राजा को भी देश के कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, वह अपनी मनमर्जी से किसी को भी सजा नहीं दे सकता, निष्पक्ष सुनवाई होगी हर मामले की। और लेकिन बस देखिएगा, राजा ने भी इसे ज्यादा दिन माना नहीं इस चीज को, दस्तावेज को, और अगले 1-2 महीने बाद ही इसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन यह भी एक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, और इस दस्तावेज को ही क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो मैग्ना कार्टा है, ये मानव अधिकारों की बुनियाद रखने वाला दस्तावेज भी है। तो ये सब अधिकार, ये सब रियायतें मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनमें। इसके बाद देखिएगा, अब हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी यहाँ पर, कौन कौन सी? मद्रास पहले स्थापित हुई, फिर मुंबई, मुंबई कहें आप चाहे, और एक कौन सी? बंगाल, बंगाल में कलकत्ता। तीनों स्थापित हो चुकी हैं, तीनों का अलग अलग क्षेत्र है, डिवाइड है। तो इस तरह से जो प्रमुख केंद्र हैं अंग्रेजों के यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, एक तरह से स्थायी रूप से अंग्रेज यहाँ पर आ चुके हैं। धीरे धीरे कैसे वो राजनीतिक में हस्तक्षेप करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बस इतना आप ध्यान रखें, यहाँ पर ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो अंग्रेज बस्तियां हैं वो इसके नियंत्रण में आते हैं, पूर्वी तट वाली, कोरोमंडल तट की। जो बंगाल है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, इसमें जो उत्तर भारत का जो एरिया है और ये जो पूर्वी भारत है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये बंगाल अर्थात कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में आता था। पश्चिमी तट पर जो प्रेसिडेंसी थी वो थी बॉम्बे, मुंबई, और यहाँ पश्चिमी तट की जो अंग्रेज बस्तियां थी वो मुंबई के अंतर्गत आती, नियंत्रण में आती थी। इस तरह से अंग्रेजों की यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित हो चुकी थी। आगे हम देखेंगे
कि कैसे और आगे विकास होता है इनका। दूसरा है, इसके बाद हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। उसके बाद हम अंग्रेजों के बारे में आगे से आगे चलते रहेंगे, जितने भी गवर्नर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की क्लास, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कोई भी कमी रहती है तो मुझे आप बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। जैसे ही यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फ्रांसीसियों को पढ़ने के बाद हम इस टॉपिक का एक पेपर लेंगे। भारत में यूरोपियंस के आगमन का एक टॉपिक है, इसी का पेपर लेंगे एग्जाम में। और इतना बता देते हैं आपको कि यहाँ से यूपीएससी में हर बार एक क्वेश्चन बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेपर लेंगे तो सभी क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।